नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 आज पढ़ते हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया है और हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें नाथसीवाद और हिटलर का उदय किस तरह हुआ और उसकी किस तरह की कूटनीति और राजनीति के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो परिणाम सामने आए, उसमें बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए, उनके आगे आर्थिक स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा। आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। जब लोगों के पास काम ही नहीं होगी तो करेंगे क्या? अपराधी तो करेंगे। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन यानी मुद्रा का मूल्य नीचे गिर रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, रोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे। कौन? मध्यम वर्ग के लोग। या या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों को के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था, वहाँ के संविधान के अनुसार। ठीक है। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि यह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। ठीक है। अब सर्वहाराकरण जो हमने देखा था, उसका मतलब क्या होता है कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। मतलब जो मध्यम वर्ग था उसको डर था कि कहीं सर्वहाराकरण की स्थिति में ना पहुंच जाए वो लोग, यानी वो भी कहीं मजदूर वर्ग ना बन जाए गरीब होते होते। अब दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, देखो पूरे धैर्य के साथ देखो। पढ़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोर हो सकते हो, लेकिन यही आपके भविष्य निर्धारित करेगी। तो कभी बोर मत हो, वीडियो पॉज कर दो, पानी पियो और फिर से हमारे साथ बैठो। मैं इतना लंबा वीडियो बना सकता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे या उससे ज़्यादा का, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? ठीक है। तो पानी पी लो वीडियो पॉज करके और अ, आगे बढ़ते हैं। तो हिटलर का उदय क्या हुआ? अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। यानी ये जो स्थिति हुई, तो हिटलर को इससे आगे बढ़ने का मौका मिला। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। कहाँ जन्म होता है हिटलर का? ऑस्ट्रिया में, 1889 में। रोजी रोटी की का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। किसको? हिटलर को। क्योंकि वर्साई की संधि से बहुत अपमान भी हुआ था जर्मनी का। 1919 में उसने यानी हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली, यानी इसके मेंबर बन गया था ये।
धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। क्या नाम दिया हिटलर ने अपनी पार्टी का? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, NSP, नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। तो भैया समझ गए हो कि 1919 में पहले क्या किया उसने? जर्मन वर्कर्स पार्टी में का मेंबर बना, फिर उसने उसी पार्टी को कब्जा कर लिया और पूरा नियंत्रण कर लिया और उसका नाम बदल के रख दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और जिसे बाद में नाजी पार्टी या नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। तो इतनी कहानी तो आप जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा किया। बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। किसने? हिटलर ने। इस दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद, तो जर्मनी की संसद का नाम क्या था? राइक्सटाग, ठीक है, राइक्सटाग नाम याद रखना भैया जर्मन संसद का। तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे नाज़ी पार्टी को। अब ये चित्र के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत 1938 में। ये बाद की कहानी है, ठीक है। ये हाथ किए हुए ऐसे खड़े हैं। प्रोपोगेंडा का मतलब होता है जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, जैसे कि पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से। ये तो भैया हर देश की कहानी है, समझ गए। और ये देखो भीड़ है, न्यूरमबर्ग रैली 1936 का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ये स्वास्तिक जैसा ही चित्र है बिल्कुल। अच्छा, स्वास्तिक क्यों नहीं इसको कह सकते? मतलब कुछ लोग इसको स्वास्तिक भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा। दरअसल जो भारत में जो स्वास्तिक चित्र बनाया जाता है, देखो कुछ लोगों को बहुत कम जानकारी है, इसलिए वो इसको स्वास्तिक ही समझते हैं। भारत में जो स्वास्तिक बनता है जो पूजा पाठ में, वो पहले तो ऐसे बनाते हैं, फिर उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे 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 और फिर थोड़ा सा इसको और ऐसे करते हैं। ये बताना ज़रूरी है आपको। पहले तो ऐसे क्लॉकवाइज बनाते हैं और फिर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्रीन पे बना पाना संभव नहीं है। और उसके बाद 4 बिंदु और रखते हैं, तब ये होता कहलाएगा स्वास्तिक, ठीक है। इसी से मिलता जुलता यहाँ पर एक चित्र था हिटलर का, उसकी पार्टी का, तो कुछ लोग उसको भी कहते हैं, खैर कोई बात नहीं है। तो इनको वोट मिले थे 2.6%। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुका था और उसे 37% वोट मिल चुके थे। किसको? हिटलर की पार्टी को, नाजी पार्टी को, यानी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, भाषण तो बढ़िया दे ही लेता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। यानी हिटलर ये कहता था कि भैया जो भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लादे गए और जो अपमान हुआ है उसका मैं बदला लूँगा। तो लोगों को बहुत अच्छा उसके भाषण अच्छे लगते थे और लोगों ने सपोर्ट किया। उसका वादा था कि वह बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। अब ये चित्र है यहाँ पर हिटलर द्वारा SA और SS कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था।
हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसे मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। जिसने एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब बात करते हैं लोकतंत्र का ध्वंस। और अब हम जानेंगे लोकतंत्र का ध्वंस, कैसे भैया लोकतंत्र का ध्वंस हुआ और हिटलर जो है वो चांसलर बना। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, यानी वॉन हिंडनबर्ग जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। क्यों दिया? सबसे ज़्यादा सीटें इन्होंने ही जीती थी, हिटलर ने। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, आज भी है वहाँ पर चांसलर। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। यानी इसने जो लोकतांत्रिक की संरचना थी, एक तो उन्होंने राइखस्टाग जो वहाँ की संसद थी उसमें तेल छिड़कवा के आग लगवा दी थी, ठीक है। और फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। कब? जब हिटलर चांसलर बन गया तब ये सब करना उसने शुरू कर दिया था। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना ज़रूरी है आपको, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन सर थे, एक प्रख्यात एक महान वैज्ञानिक, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा था इनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो भी यहूदी थे और अपनी जन्मभूमि अपना देश छोड़कर अमेरिका चले गए थे, ठीक है। तो इतनी क्रूरता हुई थी वहाँ पर। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। कब? जब हिटलर चांसलर बन गया तब ये सारे काम शुरू हो गए, यानी लोकतंत्र का खात्मा शुरू हो गया था। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स यानी एसए के अलावा गुस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गोस्तापों के यंत्रणा गृहों में, यानी जहाँ उनको सजा दी जाती थी, किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था और या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। और ये सब करने के बाद ही हिटलर क्या बन गया? सुप्रीम डिक्टेटर यानी तानाशाह बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्याल्मार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की
कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। ये कार आप देखते होगे सड़कों पर आज भी, भारत में भी देखते होगे, फॉक्सवैगन, ठीक है, इसी परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चों पर भी